गुड इवनिंग बच्चों। आज की हमारी जो क्लास है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है और मेल गैमेटोफाइट आखिर होता क्या है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे डेवलप हुआ। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इससे रिलेटेड और जो पूछे जा सकते हैं एकदम बेस से लेकर के और जो आपके बोर्ड तक सारे क्वेश्चंस हम इसके कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट के पहले कि मेल गैमेटोफाइट कहां से बना, शुरुआत कहां से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है स्टैमेन से। हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टैमेन को पढ़ रखा हुआ है। ओके, तो स्टैमेन जो होता है हम उससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉल हो जाएगा, कल हम उस दिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें स्टैमेन क्या होता है। तो एंथर है ना, और फिलामेंट को मिला करके जो पूरा एक मेल पार्ट बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज स्टैमेन। और स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है वो खोखला होता है अंदर से, ठीक है, और उसमें दो लोब्स होते हैं। देखो ये दो बड़े बड़े लोब्स होते हैं, है ना, इसीलिए एंथर को बोलते हैं बाई लोब्ड। जो एंथर होता है वो बोलता है बाई लोब्ड, क्योंकि उसमें दो लोब्स होते हैं। ठीक है, तो बाई लोब्ड होते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा एंथर होता है उसमें दो लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, दो लेयर्स, एक होती है थिका एक्सटर्ना और दूसरी होती है थिका इंटरना। दो लेयर्स होती हैं, थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। ओके, और दो थिका लेयर होने की वजह से हम अपने एंथर को डाई बोले तो दो, और थिकस मतलब थिका वाला, तो दो थिका वाला हम बोलते हैं डाइथिकस। ठीक है ना, क्योंकि हमारे एंथर में दो थिका होता है। ठीक है ना, तो अभी आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड किए। आपने सबसे पहला जो क्वेश्चन अटेंड किया वो किया कि स्टैमेन क्या होता है। तो स्टैमेन अगर आ गया आपके क्वेश्चन में कि व्हाट इज स्टैमेन, तो आप क्या आंसर दोगे। द स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। अगर ये क्वेश्चन लंबा आया, मतलब 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ रहे हैं आपसे, तो एंथर को पूरा आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा और फिलामेंट के बारे में उसका फंक्शन बताना पड़ेगा। तो एंथर की हम लोग बात कर रहे थे, और अगर एंथर में पूछना लिखना है आपको कुछ, व्हाट इज एंथर, राइट समथिंग अबाउट इट, तो एंथर में आपको उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे, है ना। एंथर का फीचर क्या क्या बताया मैंने आपको, कि उसमें दो लोब होते हैं इसलिए उसको बोलते हैं बाइलोब्ड, और दो लेयर होती है थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना, इसलिए उसको बोलते हैं डाइथिकस। इतना क्लियर हो गया। अब अगर और डिटेल में आपसे पूछ रहा है तो और डिटेल में आपको ये बताना है कि हमारा एंथर के जो दोनों लोब होते हैं उसके पास में दो दो चैम्बर होते हैं। तो टू लोब्स अगर हैं हमारे एंथर में, दो लोब्स है ना, और दोनों लोब्स में दो दो चैम्बर्स हैं, मतलब टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं एंथर के अंदर। जब आप एंथर को डाइसेक्ट करते हो, ऐसे बीच से काटते हो, तो आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इसमें कितने सारे आपको चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे एंथर के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग सैक कहते हैं। सैक मतलब, सैक मीन्स होता है थैली लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो थैली जैसा है उसको बोलते हैं सैक। तो हमारे एंथर में 4 सैक होते हैं, 2 लोब्स होते हैं और 2 लेयर्स होती हैं। इतना क्लियर हो गया। और एंथर और फिलामेंट जो होता है वो एंथर को होल्ड करने का काम करता है, और सब मिला करके स्टैमेन कहा जाता है। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन रहा है आपका, वह है माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर को नजदीक से देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉलन सैक, इन्हीं पॉलन सैक्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसी के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसलिए इनको माइक्रो क्या बनते हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वही स्पोर्स आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाते हैं। इतना क्लियर रखिए अपने दिमाग में। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाते हैं और माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ये मैंने आपको एक लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, एक टर्म आता है व्हाट इज एंथर डेहिसेंस। ठीक है ना, एक शब्द है डेहिसेंस। देखो बायोलॉजी जो है ना वो टर्मिनोलॉजी का एक गेम है ना। अगर टर्म्स आपको मालूम है तो आप बायोलॉजी के किंग हो, है ना, और क्वीन हो, मतलब अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो यहाँ पे डेहिसेंस मतलब होता है फटना। ठीक है ना, किसका फटना, एंथर के लेयर्स का फटना। ये जो लेयर्स दिख रही हैं आपको ना, जब ये फट जाती हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी काम को डेहिसेंस कहा जाता है कि डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर फट गया। ठीक है, और अब जब एंथर फटता है तो उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। बहुत प्रॉपर तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन माइक्रोस्पोरेंजिया विद डायग्राम। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इससे बनता है, ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बोले, स्पोरेंजियम बोले, है ना, आपको दोनों में सेम ही आंसर लिखना है, सेम ही फिगर बनाना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया बना, इसको भी आप बताइए। तो हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करने चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये 4 लाइनों से बना होता है। ठीक है ना, मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है ना, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 लेयर होते हैं। ठीक है ना, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। ओके, टोटल 4 लेयर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। आइए हम उन्हीं 4 लेयर का नाम देखते हैं और उनके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे एक सेगमेंट को कट करके जूम किया गया है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे ऊपरी लेयर का नाम है एपिडर्मिस। एपी मीन्स होता है ऊपर और डर्म मतलब होता है लेयर, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, है ना। तो एपी हमेशा, ये सब रूट वर्ड्स हैं। एपी मीन्स होता है ऊपर और आपका इंडो मतलब होता है अंदर। ओके, और डर्म मतलब होता है लेयर। तो ये सब हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे डर्मी कूल हम लोग कब लगाते हैं, डर्मी मतलब लेयर, लेयर को ठंडा रखने के लिए, स्किन को ठंडा रखने के लिए, ऐसे यहाँ पे देखिए। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपरी लेयर है, एपिडर्मिस। देन उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, अंदर की लेयर। देन बीच की लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर। ओके, और मिडिल लेयर के बाद में आपको दिखते हैं टैपेटम। तो टोटल 4 लेयर होती है। ठीक है ना, ये जो 3 लेयर आपकी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ठीक है ना, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों ही सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन। और जब एंथर फटता है, डेहिसेंस होता है, उसमें भी काम करती हैं। 2 चीज का काम ये 3 लेयर का होता है। बाकी लास्ट में एक लेयर होती है, अंदर की जो लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैपेटम।
ये बहुत खतरनाक लेयर होती है। टैपेटम जो होती है ये खतरनाक लेयर होती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। ओके, टैपेटम जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलप होने वाले माइक्रोस्पोर्स को। अब माइक्रोस्पोर कहाँ बनते हैं, आइए ध्यान देते हैं। ये जो यहाँ पे आपको मतलब गैप दिख रहा है टैपेटम के बीच में, टैपेटम ने किसी को सराउंड किया है, घेरा हुआ है। तो किसे सराउंड किया हुआ टैपेटम ने, कुछ टिश्यूज हैं उनको सराउंड किया है, और उन टिश्यू का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। उनको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये बहुत खतरनाक टिश्यू होते हैं भाई, क्योंकि इनको किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है, टैपेटम का प्रोटेक्शन मिला है, और साथ में टैपेटम इनको लगातार न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि ये सेल्स डिवाइड कर पाए। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये क्या करते हैं, सपोज दैट टिश्यू मींस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ये यहाँ पे इकट्ठे हैं। ओके, और ये सारे के सारे वन बाय वन हर एक ग्रुप ऑफ सेल इस स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, मियोसिस। ओके, मियोसिस करते हैं और सब के सब 4 सेल बनाते हैं। तो 4 सेल की एक फौज बन जाती है भाई। ऐसे हर एक सेल, इसने बनाया 4 सेल, देन इसने बनाया 4 सेल, ऐसे सबने 4 सेल मतलब 4 सेल्स बना रहे हैं। सब के सब पूरी एक फौज तैयार कर रहे हैं, और इन्हीं सेल्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, या तो इनको माइक्रोस्पोर बोलो, या फिर इनके लिए एक नाम और दिया गया है। इन चारों को अगर एक साथ बोलोगे, चारों को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। चारों को एक साथ, टेट्रा मतलब 4 होता है, पता ही होगा आपको। तो टेट्रा मीन्स 4 होता है, तो इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है ना, और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को आप एक नाम और बोल सकते हो। इनको नाम दिया गया है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, इनको एक नाम और दिया गया है। ठीक है ना, इनको एक नाम और दिया गया है, और वो है इन माइक्रोस्पोर टेट्राड का नाम है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक नाम और दिया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एमएमसी, एमएमसी यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूं मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड को, और माइक्रोस्पोर बोलते हैं पॉलन ग्रेन को। ठीक है ना, तो इतना आपको आज ध्यान रखना है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया आज माइक्रोस्पोरेंजिया। कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है भाई। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके 4 लेयर होती हैं, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस और मिडिल लेयर और टैपेटम। ठीक है ना, जिसमें एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस और मिडिल लेयर प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और एंथर के डेहिसेंस करने का काम करते हैं, एंथर को फोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो टैपेटम होता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन किसे किसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है ये टैपेटम, तो ये टैपेटम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। और स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिएंट क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वही स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस करके 4 सेल्स में डिवाइड होने जा रहे हैं। तो डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए ना उनको, तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टैपेटम, जिससे कि उनको एनर्जी मिल जाए। तो वही स्पोरोजिनस टिश्यू टैपेटम की एनर्जी ले करके और 4 सेल्स बनाते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड, हर टेट्राड का हर एक सेल जाके आगे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बना रहा है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक प्रोसेस जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आखिर हमने कह तो दिया कि स्पोरोजिनस टिश्यू था, वो आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के
माइक्रोस्पोर बना दिया। कैसे बनाया, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीके से, मतलब कि कितना डिवीजन हुआ, कितने सेल बने, ये सब हम लोग अब देखने चल रहे हैं 1 बाय 1। ओके, चलिए। ओके, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है एक सेल, इस सेल का नाम रखा गया है पॉलन मदर सेल। ये कोई और नहीं है भाई, ये वही स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल है, ठीक है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक क्या है, सेल है। उसी सेल का नाम रख दिया गया है पॉलन मदर सेल। अब भाई मदर सेल है तो क्या बनाएगी, पॉलन ग्रेन बनाएगी। और पॉलन ग्रेन को ही क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मतलब मेल गैमेट को रखने वाला। तो वही हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल होता है वो पहला डिवीजन करता है मियोसिस का। और आप सबको पता है मियोसिस का पहला डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और इसमें ये जो आपका पॉलन मदर सेल है ये 2n रहता है, मतलब डिप्लॉयड रहता है। लेकिन जैसे फर्स्ट मियोसिस करता है और 2 नए सेल बनाता है वो हो जाते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 रह गया, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए ऐसा डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। लेकिन जो मियोसिस का सेकंड होता है उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, जैसा है वैसा ही इक्वल बना रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जैसे माइटोसिस होता है वैसा। और अब यहाँ पे वही पॉलन मदर सेल पहला मियोसिस किया, फिर दूसरा जब किया तो 4 सेल बना के तैयार कर दिया। ठीक है, पहले से 2 बनाया और फिर जब 2 हो गए तो 2 और 2 बनाए, 4 बन गए, इसीलिए इनको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है ना, या फिर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड पॉलन सेल, है ना, जो भी आपको सही लगे आप उसको बोल सकते, दोनों ही सही हैं। फिर उसके बाद ये टेट्राड है, पहले जुड़े रहते हैं और बाद में फिर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और सेपरेट होकर के फिर बनाते हैं माइक्रोस्पोर। या तो आप माइक्रोस्पोर बोलें इनको, या फिर मेल गैमेटोफाइट बोलें, या फिर पॉलन ग्रेन बोलें। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं इनको, जो सबसे ज्यादा नॉर्मल या फिर कॉमन शब्द है इनके लिए, पॉलन ग्रेन। या फिर इन्हीं को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये मेल गैमेट को रखे हुए हैं। आपको दिखाऊं मैं मेल गैमेट कहाँ है इनका, तो इनका मेल गैमेट यहाँ पे है। अभी मेल गैमेट आधा बना हुआ है, आधा और बन रहा है, जेनरेटिव सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए अब हम पॉलन ग्रेन को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या देखा अभी, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, और अब हम लोग पॉलन ग्रेन के अंदर घुसने जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में और जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। इस स्लाइड को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वो टैपेटम वाला जो एक एरिया था, है ना, जहाँ पे 4 सेल्स थी, 4 लेयर्स थी, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपेटम। उसमें टैपेटम के अंदर डॉट डॉट था जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते थे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल को बोलेंगे पॉलन मदर सेल, और वो सेल पहला डिवीजन करेगा मियोसिस का, देन उसके बाद दूसरा डिवीजन करेगा और बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर टेट्राड अलग हो जाएंगे, फिर हर एक टेट्राड जो है पॉलन ग्रेन बनाएगा, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पॉलन ग्रेन एंड डिफाइन इट विद एग्जांपल, विद डायग्राम एज वेल। और ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है ये कभी भी 3 नंबर से कम नहीं पूछा गया, हमेशा 3 मार्क्स से पूछा गया। और ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, समझ तो आप गए हैं, अब इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम लोग पॉलन ग्रेन को डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए ये है आपका एक पॉलन ग्रेन का बेहतरीन सा डायग्राम। पॉलन ग्रेन एकदम ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना। तो आइए पॉलन ग्रेन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन के ऊपर ये स्पाइक्स दिख रहे हैं, नुकीला नुकीला दिख रहा है ना, ये पॉलन ग्रेन का पहला लेयर है ना, फर्स्ट लेयर है। और पहला लेयर जो होता है उसको बोलते हैं एक्साइन। एक्स मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर जाना, है ना। तो पहला लेयर एक्साइन, और दूसरा लेयर आपको ये येलो कलर का दिख रहा होगा उसको बोलते हैं इंटाइन।
ये किस क्वेश्चन का आंसर है? क्वेश्चन ये है व्हाट इज पॉलन ग्रेन एंड आल्सो टेल अबाउट इट्स लेयर्स, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन पॉलन ग्रेन। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन एक्साइन, डिफाइन इंटाइन, है ना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक्साइन क्या होता है? तो एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट भी होता है, रफ भी होता है। रफ मतलब खुरदरा, देखो कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, खुरदरा दिख रहा है ना आउटर मोस्ट लेयर। और इसकी एक खास बात और है, किसका बना होता है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन इज द बीस्ट, मतलब क्या है ये, इसको आज तक कोई ऐसा एंजाइम बना नहीं जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके। सोचिए अब इसके आगे और क्या ही बोला जाए। स्पोरोपोलेनिन दुनिया का एक ऐसा कह दो कि लेयर है, एक ऐसा मटेरियल है जिसको आज तक कोई डाइजेस्ट कर ही नहीं पाया। कोई एंजाइम आज तक इसको खराब करने के लिए, कोरोड करने के लिए बनी ही नहीं है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, इसीलिए हमारा जो सीड होते हैं या फिर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत हजारों साल तक स्टोर करके रखे जा सकते हैं, क्योंकि वो खराब होते ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो लेयर है वो किसकी है? स्पोरोपोलेनिन की है। ये तो हो गई बात एक्साइन की। एक्साइन की एक बात और है, एक्साइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं होता है। मतलब देखो एक्साइन जो है पूरे में इक्वल तरीके से नहीं फैला हुआ है, एक जगह पे छूटा हुआ है, वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, और उस एरिया का नाम है जर्म पोर। क्या नाम है उसका? जर्म पोर। पोर मीन्स होता है छेद, पोर मीन्स क्या होता है? छेद होता है। और जर्म पोर बोलते हैं जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है, वहां से जर्मिनेट होती है, इसलिए उसको जर्म पोर कहते हैं। वहां पे एंजाइन नहीं होता। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एंजाइन का एक खासियत और है कि एंजाइन इज एब्सेंट एट जर्म पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइन कहाँ पे एब्सेंट होता है, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस तरीके से नहीं फैला है, एक जगह पे एब्सेंट हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर। इट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर। ठीक है ना? डिसकंटिन्यूअस लेयर। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने एग्जाइन के बारे में देखी आज? सबसे पहले चीज कि एग्जाइन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर है आपके पॉलन ग्रेन का। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि एग्जाइन किसका बना है? स्पोरोपोलेनिन की बनी है। स्पोरोपोलेनिन का क्या खासियत है कि उसको आज तक कोई एंजाइम ऐसा बना नहीं जो उसको डाइजेस्ट कर सके। और एग्जाइन कैसा होता है फीचर्स में, दिखने में? तो वो रफ होता है। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि एग्जाइन कैसा लेयर है? तो वो डिसकंटिन्यूअस लेयर है, क्योंकि वो एब्सेंट होता है जर्म पोर के पोजीशन पर। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एग्जाइन खुरदुरा क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है कि जिससे ये पॉलन ग्रेन जब कहीं उड़ के जाए किसी स्टिग्मा पर, तो वहां पे जाके वो अटक जाए, फिसले ना, इसीलिए ये इतना स्पाइकी होता है, इतना नुकीला होता है, जिससे स्टिग्मा के ऊपर जाते ही बैठ जाए, ये यहाँ पे जाए और यहाँ पे बैठ जाए तुरंत, जिससे कि क्या हो जाए? पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए। अभी हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन के बारे में, अब हम लोग देखेंगे इंटाइन के बारे में। इन मतलब होता है अंदर, है ना, एक्स मतलब होता है बाहर। तो इंटाइन लेयर जो होती है वो इनर लेयर होती है, सिंपल सी बात है ना, नाम में ही लिखा है इनर लेयर। ये किसकी बनी होती है? तो ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, जिसको अगर अलग अलग करके बोलें तो बोलेंगे पेक्टिन और सेलुलोज, तो इसको बोलेंगे पेक्टिन और सेलुलोज, इसकी बनी होती है ये। और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, मतलब ये कहीं से टूटी नहीं है, जैसे एक्साइन टूटा हुआ था जर्म पोर की पोजीशन पे ना, लेकिन इंटाइन नहीं टूटा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। और क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। ये सब क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं भाई, कि डिफाइन इंटाइन विद इट्स फीचर्स। ये सब फीचर्स सबको याद करना है कि ये किसका बना होता है और कैसा लेयर होता है,
और क्या काम करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया इंटाइन के बारे में। इतना ही आपको याद रखना है इंटाइन के बारे में। और कहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो वही भाई थ्रू जर्म पोर, थ्रू जर्म पोर। क्योंकि और बाकी जगह पे तो एक्साइन होता है, तो एक्साइन होने की वजह से इंटाइन वहाँ लेयर नहीं बना पाता है, वहाँ पे पॉलन ट्यूब नहीं बना पाता है। लेकिन जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पे एक्साइन नहीं है, तो वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन आराम से ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सेल ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो होता है वैक्यूल। ठीक है ना, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल मतलब खाली जगह होती है जिसमें बहुत सारा फूड भरा होता है। क्या भरा होता है भाई, फूड भरा होता है। कौन कौन सा फूड होता है, उसमें क्या क्या मटेरियल होता है पॉलन ग्रेन में, तो पॉलन ग्रेन में जो होता है वो आपका स्टार्च पाया जाता है, और क्या पाया जाता है पॉलन ग्रेन में, प्रोटीन पाया जाता है। क्या बात है, और पॉलन ग्रेन में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, और सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये इतनी चीजें पॉलन ग्रेन में पाई जाती हैं। ठीक है ना, और साथ में फूड में तो इतना चीजें पाई जाती हैं, और साथ में 2 सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे अगर फूड के फॉर्म में स्टार्च वगैरह प्रेजेंट है तो हम इसको खा भी सकते हैं ना, एग्जैक्टली खा सकते हैं। इनको बोलते हैं पॉलन किट्स। पॉलन किट्स में बहुत न्यूट्रिटिव चीजें होती हैं, बहुत न्यूट्रिशनल होता है, लोग उसको खाते हैं। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो धावक होते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तुरंत एनर्जी पाने के लिए वो क्या करते हैं, इनको फीड करते हैं, इनको खाते हैं पॉलन ग्रेन को, और उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये टैबलेट्स के फॉर्म में मिलते हैं इसी वजह से, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च होता है, अच्छे प्रोटीन होते हैं और फैट होता है, इस वजह से। ओके, एज अ सप्लीमेंट पॉलन टैबलेट्स सिरप्स के फॉर्म में इनको लिया जाता है। और जो हॉर्स, आप लोगों ने हॉर्स रेस के बारे में सुना होगा, हॉर्स रेस है ना, घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़ों को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उसके लिए भी ये हॉर्स रेस में पॉलन खिलाते हैं, पॉलन टैबलेट्स हॉर्स को, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिले। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन को ये भी क्वेश्चन आया है भाई, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पॉलन ग्रेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप सर्च करिएगा, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पॉलन ग्रेन, और इसका आंसर वही जो बताया, इसमें सेलुलोज पाया जाता है ना, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें फैट पाया जाता है। और फिर आपको बताना है कि इनका इस्तेमाल एथलीट्स करते हैं, और हॉर्स करते हैं, जो हॉर्स रेस लगाते हैं, और एस्ट्रोनॉट करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको इसी आंसर में इंक्लूड करना है अपने वर्ड्स में, लेकिन इन चीजों को जरूर वहां पे रखना है। देखो, बायो इज द सब्जेक्ट इन विच यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, बट देयर आर फ्यू टर्म्स दैट यू हैव टू इनकलकेट इन योर आंसर। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको अपनी बातों में ही लिखना होता है सब चीजों को, आंसर्स को, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको रखना ही होता है, उसके बिना आपका आंसर अधूरा और बिल्कुल अधूरा है। तो हमारे पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स पाई जाती हैं, एक का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, 2 सेल पाई जाती है हमारे पॉलन ग्रेन में। इसमें जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, बिग होती है। ये सब क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं मैं सीधे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज वेजिटेटिव सेल, व्हाट इज जेनरेटिव सेल, डिफाइन द सेल्स इन द पॉलन ग्रेन, विच सेल फॉर्म द मेल गैमेट्स इन पॉलन ग्रेन, ये सब आया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ वेजिटेटिव सेल, व्हाट इज द यूज ऑफ जेनरेटिव सेल, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप व्हाट इज 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, ये सब अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सब।
तो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो जनरेटिव सेल से बड़ी होती है, ठीक है ना। और इसमें साइटोप्लाज्म होता है जो कि बड़ा होता है वेजिटेटिव सेल में, और इसी के अंदर स्टार्च वगैरह होता है। तो इसमें फूड होता है जो हमने बताया था, स्टार्च वगैरह है ना, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, फैट, प्रोटीन, ये सब इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है। मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये वेजिटेटिव सेल कर रही है। और इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसका शेप इरेगुलर होता है, ठीक है ना। जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉलर होती है इन कंपेरिजन टू वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो होती है वो उसका स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल, या फिर आप कह दीजिए स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होती है, ठीक है ना। और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये सब फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पेपर में आता है भाई, याद करना। और साथ ही साथ में आपको ये बता दूं कि ये नॉन नॉन मोटाइल हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते खुद से, ठीक है, नॉन मोटाइल हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी क्योंकि और चीजें इसके बारे में है तो इसको हम अलग से यहाँ पे ऊपर लिखने जा रहे हैं, तो हम चीजें यहाँ पे रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरेटिव सेल मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। जनरेटिव सेल जो है, पहला चीज क्या लिखा था, स्मॉलर होते हैं। और क्या लिखा हुआ था कि जनरेटिव सेल जो होता है वो स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप, या फिर आप कह दो स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। और तीसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ओके। एंड लास्ट चीज हमने क्या देखा यहाँ पे कि इसका जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, सॉरी, जनरेटिव सेल जो है ये आगे चल के डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है, ये करता है आपका माइटोसिस, ठीक है ना। और बनाता है दो नए सेल, ठीक है ना। ये करता है माइटोसिस एंड फॉर्म टू सेल्स, ठीक है ना। और उन सेल्स को बोलते हैं मेल गैमेट। तो एक पॉलन ग्रेन में कितने गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स? दो होते हैं, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन में हमेशा याद रखना 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं एक पॉलन ग्रेन के अंदर। और इस पूरी प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ये प्रोसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। क्या क्या बात की हम लोगों ने जेनेटिव सेल के बारे में? जेनेटिव सेल वन ऑफ द सेल इन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में से एक सेल है जेनेटिव सेल, जो छोटी होती है, स्पिंडल शेप होती है, स्फेरिकल मतलब, और डेंस मतलब कि गाढ़ा इसका साइटोप्लाज्म होता है। और जनरेटिव सेल माइटोसिस करती है और दो नए सेल बनाती है, वो मतलब आगे चल के दो मेल गैमेट में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, मतलब कि दो मेल गैमेट बनाती है। जनरेटिव सेल टूट करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बच्चे इसको भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि वो कभी इस बारे में पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता है कि पॉलन ग्रेन पढ़ लिया बहुत है, नहीं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको एग्जैक्टली लिखना है यही, फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स बाय माइटोसिस डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल इनसाइड द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर जनरेटिव सेल के द्वारा माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ध्यान रहेगा ना हमेशा, याद रखना। अब आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट ये है कि 60% एंजियोस्पर्म जो है, ये पूछता है कितने परसेंट एंजियोस्पर्म, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, आप सीधे आपको आंसर
कि 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेट करते हैं। 2 सेल्ड स्टेज में वो पॉलिनेट करते हैं, मतलब कि अपने एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। पॉलिनेशन जो है वो 2 सेल्ड स्टेज में करते हैं। 2 सेल्ड स्टेज मतलब 1 जेनरेटिव सेल और 1 वेजिटेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म्स करते हैं पॉलिनेट। लेकिन 40% बचे हुए 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेट करते हैं। 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेट करते हैं। वो 3 सेल कौन सी है? 1 वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। अभी बताया था हम लोगों ने। तो वो जो स्टेज हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्चुअल में, वो 40% एंजियोस्पर्म ही उस चीज को फॉलो करते हैं और इसको बोलते हैं 3 सेल्ड पॉलिनेशन, 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेट करना। तो ये सारी बातें पॉलन ग्रेन के बारे में थी जो आपको मैंने बताई, और इन सबसे प्रश्न बना है। हमने कोई भी बात ऐसी आज नहीं की, ना कभी करेंगे, जो आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है। ये सब के सब प्रश्न हैं बोर्ड के, ठीक है, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं सीधे आंसर के साथ में, कि जिससे कल को कोई भी प्रश्न बने आप सारे क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो। कोई भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चंस आप लगा लोगे इसके, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। तो आपके पेपर में आएगा व्हाट इज पॉलन एलर्जी, व्हाट इज पॉलन एलर्जी। भाई एलर्जी तो पता है ना, कि कहीं गए धूल लग गई नाक में तो छींक आ रही है ना, या फिर कुछ भी किसी चीज को किसी चीज से किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, मतलब कि कुछ ना कुछ आपको रिएक्शंस हो जाते हैं आपके बॉडी में। किसी को दवा से होता है, किसी को कुछ खाने से होती है, किसी को स्मेल से होती है, किसी किसी। ये जो ग्रास है सबने देखी होगी अपने घर के आसपास, सबने देखी होगी। इस ग्रास का नाम है पार्थेनियम, ठीक है ना, पार्थेनियम। ये इसका साइंटिफिक नाम है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम वो है कैरट ग्रास, कैरट ग्रास, कैरट ग्रास, गाजर वाली घास, सबने देखा होगा इसको। तो कैरट ग्रास जो है ये ऐसी ग्रास है जो पॉलन एलर्जी कॉज करती है। What is pollen allergy? The allergy that is caused by a pollen grain of any plant is known as pollen allergy। कितना सिंपल सा आंसर है ना, कि कोई ऐसी एलर्जी जो पॉलन ग्रेन के द्वारा की जाए, जनरेट हो जाए, उसको बोलते हैं पॉलन एलर्जी। तो ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ये है पार्थेनियम, मतलब कैरट ग्रास, और इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, वो पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। मतलब अगर आपने इसके पॉलन ग्रेन्स को अपने नाक के अंदर डाल दिया या फिर गलती से चला गया तो आपको क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। पहला चीज सिम्टम्स, क्या क्या होंगे अगर पॉलन एलर्जी हुआ तो, पेपर में पूछा हुआ है बेटा। पहला, आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, भाई साहब, पहला चीज। दूसरा, अस्थमा। अगर पहला चीज ना समझ में आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है ना, अस्थमा हो जाता है। और तीसरा, दमा या फिर कह दो ब्रोंकाइटिस, ईचिंग हो जाती है गले के अंदर, जाके गले में चिपक जाता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। ये सब किसके फीचर्स हैं, किसके सिम्टम्स हैं? पॉलन एलर्जी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया, अच्छा लगा होगा आपको, है ना। पॉलन एलर्जी कौन कॉज करता है? पार्थेनियम, मतलब कैरट ग्रास। और हमको एक चीज और डिस्कस करना है आज आपके साथ में, और वो ये है
कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं भाई, अगर एक एक पेड़ है, ठीक है ना, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला किसी दूसरे पेड़ पे जाने के लिए, तो कितना समय है उसके पास? क्या आप जिंदगी भर में कभी भी जा सकता है उस पे और पॉलिनेट हो सकता है? ऐसा नहीं है। जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन, उसको बोलते हैं वायाबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब आपका जो पॉलन ग्रेन है वो अगर पेड़ अपना छोड़ दिया, एंथर से छोड़ के निकल गया, तो वो एक निश्चित समय के अंदर पहुंचना चाहिए वरना मर जाएगा। तो द लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है ना? और किस पे डिपेंड करता है वायबिलिटी? इसको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया कई बार। तो डिपेंड करता है वायबिलिटी टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो शायद आपका पॉलन ग्रेन जो है वायबल जल्दी मर जाएगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहा तो देर में मरेगा, समय मिल जाएगा उसको पॉलिनेट होने के लिए। या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही तो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं जर्मिनेट होगा। मतलब इस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। राइस, व्हीट, इन सब के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 30 मिनट के अंदर मर जाते हैं भाई। 30 मिनट के अंदर। अगर 30 मिनट में अपने प्लांट्स के दूसरे फीमेल प्लांट की पर अगर नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा 30 मिनट के अंदर। तो इट्स वेरी सीरियस इशू, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं रोजेसी फैमिली के, है ना, और आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली के, या फिर आपके सोलेनेसी फैमिली के, इन लोग के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो महीने तक जिंदा रहते हैं। ठीक है ना, मंथ पूरा, एक महीने। अगर एक बार छोड़ दिए जो है एंथर को, तो एक महीना उनको मिलता है अपने स्टिग्मा पर जाने के लिए। लेकिन राइस और व्हीट सिर्फ 30 मिनट। ये है आपका वायबिलिटी, लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो आई थिंक आपको इससे जो है ये समझ में आ गया होगा कि पॉलन ग्रेन के पास भी निश्चित समय ही होता है जाने के लिए। तो अगर पेपर में आगे व्हाट आर द वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, तो आपको बोलना है द लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल, राइस, इन राइस एंड व्हीट इट इज 30 मिनट्स एंड इज रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली इट्स अ मंथ। कई कई में तो 1000 साल भी होता है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम अपने पॉलन ग्रेन को क्या स्टोर करके रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रख भी रहे हैं। ठीक है, तो पॉलन के भी क्या होते हैं? बैंक्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पॉलन बैंक। ठीक है ना। पॉलन बैंक के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉलन ग्रेन को संभाल के रख सकते हैं। भले उसका वायबिलिटी 30 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन उसको हम 30 साल रखेंगे, 30 ईयर्स रख लेंगे। किसकी मदद से? इस तरीके की मदद से। और इस तरीके का कुछ नाम है, बिल्कुल नाम है। क्या नाम है इस तरीके का? इस तरीके का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, CRYO, क्रायो प्रिजर्वेशन नाम है। और क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करता है? क्रायो प्रिजर्वेशन किसी भी चीज को संभाल के रखने में मदद करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पॉलन बैंक। तो पॉलन बैंक आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे इतनी सी चीजें थी जो आपको जानकारी रखनी थी, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको देते जा रहा हूं कि आप इन लेयर्स का नाम मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जब हम आपको नए वीडियो कल फिर से प्रोवाइड करेंगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।